नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस और उससे पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं की यहां पर चर्चा करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मूल रूप से कांग्रेस तथा उससे पूर्व स्थापित की गई राजनीतिक संस्थाओं के विषय में, उसके गठन, संस्थापक और उनके उद्देश्य के बारे में जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि यह जो सेशन है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए समान रूप से ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और आज का जो सेशन है उसका सबसे पहला जो संगठन है वह है आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का या नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने भारत में अत्यधिक सराहनीय कार्य किया है। इनके द्वारा कई सुधारात्मक कार्य भी किए गए थे जो कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण काल में हम लोग देखते हैं। और भारत में सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण का अग्रदूत इनके कार्यों के कारण ही राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो राजनीतिक सुधारों का समर्थन करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय ही थे। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में ही जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में की जाती है। और इसमें द्वारकानाथ टैगोर को उनके सहयोगी जमींदारों ने इस संस्था की स्थापना में सहयोग प्रदान किया था। इस संस्था का मूल उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। ध्यान रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी का जो मूल उद्देश्य था वह उद्देश्य था जमींदारों के जो भी हित हैं या जो भी उनके स्वार्थ हैं उनके हितों की रक्षा करना ही इस संस्था का मूल उद्देश्य था। इसके पश्चात पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे और जीबी जोशी के द्वारा की जाती है। और सर्वप्रथम इसी संस्था ने 1875 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत की किस संस्था ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की सर्वप्रथम मांग की थी। तो यह आपका पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ महादेव गोविंद रानाडे ने न केवल राजनीतिक अपितु सामाजिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व और उल्लेखनीय कार्य किए थे और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगले संस्था की ओर यदि हम लोग बढ़ें तो अगली संस्था थी इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। इस संस्था की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। या यूं कहें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आनंद मोहन बोस के सहयोग के द्वारा ही यह संस्था स्थापित की गई थी। और यहां ध्यान रखिएगा कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे यह पूर्व में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। 1869 ईस्वी में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण की थी, परंतु तकनीकी आधारों पर इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और इन्होंने ही सर्वप्रथम जन चेतना के प्रसार के लिए या भारत में राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए जनता के मध्य अपनी बंगाली पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, जिसमें इन्होंने कई विषयों पर लेख लिखे थे। क्योंकि
सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के एक प्रतिष्ठित राजनेता थे, इसलिए इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। पहली बार 1895 ईस्वी में जब पूना में सम्मेलन हुआ था और दूसरी बार 1902 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसका सम्मेलन आपका अहमदाबाद में, उसका सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस का किया गया था। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में ही लैंड होल्डर सोसाइटी के पश्चात 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात हम लोग देखें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और इसके स्थापना में जो मूल व्यक्ति लोग थे वे थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये सारे लोग जो थे, सारे नेता जो थे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। यदि हम लोग देखें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष तो राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे तथा देवेंद्रनाथ टैगोर इसके पहले महासचिव थे। वहीं हरिश्चंद्र मुखर्जी की बात करें तो हिंदू पैट्रियट नाम से एक प्रसिद्ध पत्रिका और पत्र निकलता था जो कि हरिश्चंद्र मुखर्जी उसके संपादक थे। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो एक हिंदू मेला संगठन था जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वह थे राज नारायण बोस के विचारों से प्रभावित नवगोपाल मित्र। नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला संस्थान की स्थापना की थी और नवगोपाल मित्र राजनारायण बोस के विचारों से प्रभावित थे। इस संस्था के उद्देश्य की बात करें तो इस संस्था ने जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करने के लिए और देसी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यानी स्वदेशी को बढ़ाने के लिए नवगोपाल मित्र के द्वारा हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। वहीं 1877 ईस्वी में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सैयद अमीर अली के द्वारा की गई थी और इसका मूल उद्देश्य था समाज में, विशेषकर मुस्लिम समाज में शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद बंबई की ओर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी और यह बंबई में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग थे और इन तीनों को ही ध्यान रखिएगा बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। और यह बराबर प्रश्न पूछा जाता है कि बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में किन नेताओं को जाना जाता है, तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग, ये तीनों व्यक्ति बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। और इन सारी संस्थाओं के उपरांत 25 से 28 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 25 से 28 दिसंबर कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बुलाया जाता था और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पहली बार आपका कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इनके दिमाग में ही सबसे पहली बार आया था कि भारत में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की जाए जो अंग्रेजों या ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश राज तक भारत के जनमानस के विचारों को आगे पहुंचाया जा सके। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो 1884 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाती है और कालांतर में इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, सॉरी ये एओ ह्यूम हो जाएंगे, एओ ह्यूम ये आपके तस्वीर में है और नीचे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र WC बनर्जी नीचे हो जाएंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इन्होंने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की थी। पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वह व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी और इसका जो पहला अधिवेशन था वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, संस्कृत स्कूल में किया गया था।
इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी और इसके जो प्रथम महासचिव थे यह स्वयं एओ ह्यूम थे। इस सम्मेलन के समय यदि हम लोग बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे और लॉर्ड डफरिन ने इस सम्मेलन के पश्चात कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, यानी कुछ लोग ही हैं जो कि ब्रिटिश शासन से नाखुश हैं और उन्हीं लोगों का प्रदर्शन, उन्हीं लोगों का नेतृत्व यह संस्था करती है। और यहां ध्यान रखिएगा कि इस सम्मेलन में ही जो 1885 का सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़े तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने दूसरे अधिवेशन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। और इस अधिवेशन में ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 1886 के दूसरे अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भारतीय संघ थी उसका विलय जो था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया जाता है। और यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारत संघ, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, वह कांग्रेस से पूर्व स्थापित सबसे प्रमुख राजनैतिक पार्टी थी या राजनैतिक संस्था थी। यह भी प्रश्न अवश्य ही बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित कौन सी संस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और दादा भाई नौरोजी ने 1886 के अतिरिक्त 1893 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी के पुनः कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने कुल 3 बार कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों की अध्यक्षता की थी। यदि दादा भाई नौरोजी को देखें तो इनका सबसे प्रमुख कार्य था धन के निर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत करना, यानी ब्रिटिश किस प्रकार से भारत से पैसा निकाल रहे थे, भारत से पैसे को चूस रहे थे, उन्होंने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की प्रमुख कृति थी। और इसी कृति में इन्होंने धन के निर्गमन के सिद्धांत की व्याख्या की थी। और अपने उम्र के कारण इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उपनाम से भी जाना जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है 27 से 28 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यह भी ध्यान रखिएगा। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और तीसरे अध्यक्ष जो कि एक मुस्लिम अध्यक्ष थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1827 के मद्रास में तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार जो था एक कमेटी को प्रदान किया जाता है। इस कमेटी के सदस्यों की संख्या थी 40 सदस्य। 40 सदस्यों वाली इस कमेटी को विषय निर्धारणी समिति कहा जाता था। और यही विषय निर्धारणी समिति वार्षिक सम्मेलनों के विषय का निर्धारण किया करती थी। इसके पश्चात 1888 ईस्वी में कांग्रेस का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल नामक एक ब्रिटिश नागरिक करता है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता एक प्रथम मुस्लिम राजनेता जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे उनके द्वारा की जाती है। और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में जो हुई थी उसकी अध्यक्षता एक यूरोपीय व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि जॉर्ज यूल था। और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह सम्मेलन इलाहाबाद में संपन्न होता है।
यहीं पर 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने भारत में अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, इन्होंने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा या यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका मूल उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर करना। यानी ध्यान रखिएगा कि 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए लोग कांग्रेस से जुड़े नहीं, इसके लिए एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसके पश्चात विलियम डिग्बी की अगुवाई में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में जुलाई 1889 ईस्वी में की जाती है और इसका मूल उद्देश्य था कांग्रेस के लिए ब्रिटेन में समर्थन प्राप्त करना। और यह जो कमेटी थी बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक समिति थी जो कि इंग्लैंड में कार्य करती थी। इस संस्था ने किसने, तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन में इंडिया नामक एक पत्र निकाला था जो कि ब्रिटेन में भारत के मुद्दों को वह सभी के सामने रखता था। यानी ब्रिटेन के जनमानस को भारतीयों के ऊपर क्या गुजर रही है इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इसके पश्चात 1896 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का 12वां सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम गीत जो है कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन में गाया गया था जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम की बात करें तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने आनंदमठ उपन्यास लिखा था और वंदे मातरम जो गीत है वह आनंदमठ में ही वह लिखा गया है क्योंकि आनंदमठ जो था वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक प्रमुख उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, आनंदमठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक प्रमुख उपन्यास है। इसके पश्चात 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कहा था, जब वो भारत के वायसराय थे, तो कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। यानी यह जो आकांक्षा थी यह लॉर्ड कर्जन की थी और कर्जन कांग्रेस के लिए बहुत ही भले बुरे इन्होंने शब्द कहे थे। इसके पश्चात 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इस सम्मेलन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में आयोजित होता है, परंतु इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो कि आपका बंग भंग या बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था और इसी आंदोलन को चलाने किस प्रकार से चलाया जाए इस पर यहाँ पर नरम दल और गरम दल के बीच बहस होती है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी क्योंकि रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे और वो नरम और गरम दल में स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर एक मत बनाने में विफल हुए जिसके कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। अब नरम दल और गरम दल के विषय में हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये था क्या। तो कांग्रेस का दो धड़ा था। पहला धड़ा जो कि नरम दल से संबंधित था वह संवैधानिक एजिटेशन की बात करता था, यानी राज वामबद्ध आंदोलन, यानी जो भी तरीके होंगे हमारे वो संवैधानिक तरीके होंगे और इन्हीं के द्वारा ही हम ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकारों की मांग करेंगे और इसे मूलतः अनुनय और विनय करने की नीति भी कहा जाता है। यानी जो भी हम मांग करेंगे अंग्रेजी या ब्रिटिश सरकार से वह प्रार्थना पत्र, स्मारक पत्र या अन्य संवैधानिक रास्तों पर चल करके ही करेंगे और ये जो नेता थे सारे के सारे नरम दल के नेता
कहलाते थे। इनमें जो प्रमुख थे वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। और उदारवादी राजनीति के ये पुरोधा थे और गरम दल के लोग उदारवादी राजनीति को राजनैतिक भिक्षावृत्ति की भी संज्ञा देते थे। ध्यान रखिएगा, गरम दल के लोग नरम दल की जो यह नीति थी, अनुनय और विनय करने की नीति को राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। और गरम दल की यदि बात करें तो यहां पर इनका जो नीति था वह था पैसिव रेसिस्टेंस का, यानी अनुकूल प्रविघटन का, या हम लोग यूं इसे समझे कि इस दल के नेताओं का मानना था कि यदि अंग्रेजों का आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जाए तो हमें हमारा अधिक अधिकार प्राप्त हो सकता है, शासन में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन वही नरम दल वाले नहीं, हम लोग इस प्रकार से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि अंग्रेजों से प्रार्थना करनी चाहिए कि भैया आप मुझे अधिकार दो। इस नीति के विरोध में थे हमारे गरम दल के नेता। और इनका जो प्रमुख नेता थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना भी था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति की नहीं। यह बाल गंगाधर तिलक की उक्ति थी। और इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का इन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था। और इनके नेतृत्व में ही कांग्रेस की प्रार्थना और याचना करने की नीति समाप्त हो गई थी। गरम दल के प्रमुख नेताओं की हम लोग बात करें तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये चार व्यक्ति प्रमुख नेता थे जो कि गरम दल के रूप में जाने जाते थे। और इन्हीं चार लोग लाल, बाल और पाल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक अतिरिक्त अरविंदो घोष, ये गरम दल के नेता थे। और इन लोगों ने ही पहली बार कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किया था। यद्यपि इन सभी नेताओं को कहीं न कहीं कांग्रेस से निकाल दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन को यदि देखें तो 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल में चलाया जाता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पश्चिम और पूर्वी बंगाल के रूप में किया गया था। तो उसी समय 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। इसके प्रमुख नेता थे अरविंदो घोष आपका बंगाल में, लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में। तो बंगाल के दो नेता अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल थे। इस प्रकार यह जो आंदोलन था न केवल बंगाल अपितु भारत के विभिन्न भागों में भी फैला था। और स्वदेशी आंदोलन को चलाने के रूप के कारण ही कि किस प्रकार से इसे चलाया जाए, इसके कारण ही 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की पहली फूट होती है। लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस का केवल एक बार अध्यक्षता की थी। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि गरम दल के नेताओं लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों में से केवल लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार की थी, और वो की थी 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में ही असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और लाला लाजपत राय को हम लोग शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी और 28 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण जो इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, इस लाठी चार्ज के कारण ही लाला लाजपत राय घायल हुए थे। और घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्होंने इटली के नेता मैजीनी को अपना राजनैतिक गुरु माना था, और मैजीनी की रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का इन्होंने उर्दू में अनुवाद
किया था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। यदि बात करें तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें पहली बार कांग्रेस के मंच से जनगण मन गाया गया था। इसके पश्चात आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के ऊपर, जो कि दिसंबर 1912 ईस्वी में संपन्न हुआ था। और यह हुआ कहां था तो बिहार के बांकीपुर में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। यदि आप लोगों से कभी पूछा जाए कि कांग्रेस का पिता किसे कहा गया है तो एओ ह्यूम को कहा गया है, और कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया है तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1912 के बांकीपुर बिहार अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। और बीपीएससी वाले जितने भी छात्र हैं, बीपीएससी पीटी जो इस बार देने वाले हैं, वो ध्यान पूर्वक इसे याद कर लेंगे कि एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता बांकीपुर बिहार के अधिवेशन में कहा गया है। इसके पश्चात 1916 ईस्वी का कांग्रेस सम्मेलन आता है, जो कि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मध्य समझौता होता है और इस समझौते को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं या इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन की बात करें तो इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक, जो कि पिछले 9 वर्ष से इन्हें कांग्रेस से निष्कासित करके रखा गया था, इन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे 1908 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार करके भारत से निर्वासित कर दिया गया था, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो 9 वर्ष के पश्चात बाल गंगाधर तिलक को पुनः शामिल किया जाता है लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस में। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन से कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था। और अंतिम रूप से बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, इसमें भाग लिया था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति के जन्मदाता इन्हें कहा है। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। और बाल गंगाधर तिलक को जब सजा सुनाई गई थी 1897 ईस्वी में, तब मैक्स मुलर ने इनके दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो यह कहा था मैक्स मुलर ने, और इन्होंने प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबोंग को एक पत्र लिखा था और उसमें दया याचिका थी बेसिकली बाल गंगाधर तिलक की। उसी पत्र में उन्होंने इन वाक्यों को लिखा था। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में इन्होंने कुछ लेख लिखे थे और उन्हीं लेखों को जब देखा गया अंग्रेजों के द्वारा, तो इन लेखों के आधार पर ही इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर इन्हें मांडले जेल, जो कि बर्मा में स्थित है, वर्तमान म्यांमार देश में, तो इन्हें बर्मा भेज दिया जाता है मांडले जेल में।
और तिलक को जो यह सजा हुई थी, इसके विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने संपूर्ण देश में एक राजनीतिक हड़ताल की थी, जो कि आशा से अधिक सफल रही थी। और मांडले जेल में जब ये अपना निर्वासन और जेल काट रहे थे, तो मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो तिलक हिंदू धर्म की बात करते थे, लेकिन तिलक जो थे सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, तथा ये प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता के साथ निकट का संबंध स्थापित करने का इन्होंने प्रयत्न किया। और इस दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें कि जनता के साथ संबंध बनाने के दृष्टिकोण से, तो वो महात्मा गांधी के अग्रगामी दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने विभिन्न प्रकार के अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं आदि भी स्थापित की। साथ ही साथ महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव मनाने इन्होंने प्रारंभ किए थे। और इन उत्सवों का जो मनाने का मूल उद्देश्य था वह था कि जनता के बीच राष्ट्र सेवा की भावना जगाना इनका मूल उद्देश्य था। बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु थी वह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होती है और उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने मिलकर उठाया था। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो यह प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने पर महात्मा गांधी के साथ किसने उनके अर्थी को कंधा दिया था, तो यह यूपी पीसीएस में यह पहली बार प्रश्न पूछा गया था। और उस वर्ष हम लोग भी काफी ताज्जुब में थे कि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मौलाना शौकत अली और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू के साथ में महात्मा गांधी ने इन्हें उठाया था, इनको कंधा दिया था। साथ ही साथ मौलाना हसरत मोहानी जो कि खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, तो इन्होंने इनके अर्थी उठाए जाने के पश्चात जो शोक गीत था वह पढ़ा था। तो भैया आप लोग शोक गीत भी पढ़ के जाइएगा कि कहीं यूपी में ना पूछ दे या बीपीएससी में ना पूछ दे। तो इस प्रकार के भी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था। उस समय वह बंबई का गवर्नर था और यह जो अधिवेशन था बंबई में 1915 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अगला है आपका एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो थी ये बेसिकली आपका आंग्ल आयरलैंड पुल से संबंधित थी और 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख भारत में रही थी। इन्होंने भारत में 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन का सूत्रपात किया था, जिसमें इनके जो सहयोगी थे बाल गंगाधर तिलक थे। और कांग्रेस के 33वें अधिवेशन जो कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करने की इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। यद्यपि यह भारतीय नहीं थी, यह एक विदेशी मूल की महिला थी, लेकिन 1917 में पहली महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके पश्चात कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद को जानते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक लंबे समय तक 1940 से लेकर के 1945 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात 1924 ईस्वी के बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और महात्मा गांधी ने केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन में ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न हो जाते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी।
साथ ही 1925 ईस्वी में अगले ही वर्ष कानपुर में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की जाती है। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का जो श्रेय है वह सरोजिनी नायडू को ही जाता है। जब भारत आजाद हुआ तो 1947 और 48 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही थी। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही थी 1947 से 48 ईस्वी में। इसके पश्चात कांग्रेस का 1926 ईस्वी में गुवाहाटी सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता श्री एस श्रीनिवास आयंगर के द्वारा की जाती है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, यानी जो भी कांग्रेस के सदस्य हैं वो खादी वस्त्र अनिवार्य रूप से पहनेंगे। वहीं कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग थी 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात आते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इनकी अध्यक्षता में ही पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय इस अधिवेशन में लिया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का आशय यहाँ पर हो जाएगा कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता अंग्रेजों से चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929 के साथ साथ इन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। और फैजपुर अधिवेशन जो था कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कि गांव में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि गांव में आयोजित किया गया था वह था 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो कांग्रेस के 33वें अधिवेशन का आयोजन 1931 ईस्वी में कराची में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की पहली बार कांग्रेस के मंच से मांग की गई थी। यद्यपि इस अधिवेशन में गांधी जी का विरोध किया गया था और युवा कांग्रेसी नेताओं के द्वारा गांधी जी को काला कपड़ा दिखाया गया था। और यह जो विरोध था गांधी जी का, यह मूल रूप से गांधी इरविन समझौता था। इस समझौते के कारण ही युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी का विरोध किया था। हुआ क्या था कि भगत सिंह को यदि चाहते गांधी जी तो इस समझौते में भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाया जा सकता है, परंतु गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने भगत सिंह को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया था, जिसके कारण भगत सिंह के ही कारण इनका विरोध कराची अधिवेशन में किया गया था। वहीं 1938 ईस्वी में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता मेरे प्रेरणा स्रोत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में ही पहली बार कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसमें कि इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके पश्चात पुनः 1939 के कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन त्रिपुरी में किया जाता है। इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया, ध्यान रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके पुनः कांग्रेस की अध्यक्षता पर अपनी जीत हासिल करते हैं। और यहां पर महात्मा गांधी कहते हैं कि यह पट्टाभी की हार से ज्यादा मेरी हार है। और इस त्रिपुरी अधिवेशन में ही कांग्रेस कार्य समिति ने नेताजी का सहयोग करना बंद कर दिया था, जिसके कारण काम न कर पाने के कारण ये कांग्रेस की सदस्यता से अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे देते हैं। इनके त्याग पत्र देने के बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है आपका
कांग्रेस का अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी संकट के उपरांत राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और इसके पश्चात ही सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी दिलाने के लिए वह भारत से निकल जाते हैं। उसके पश्चात हिटलर और फिर जापान में जाकर के सहयोग की प्राप्ति करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण करते हैं और फिर 1945 तक, 18 अगस्त 1945 तक हम लोग जानते हैं कि वह जीवित थे। उसके बाद हमें इनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो खैर वह बात का विषय है। जो सुभाष चंद्र बोस के विषय में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कुछ आधुनिक स्रोतों के अनुसार कि 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी का क्या हुआ था। तो वहां पे हम लोग उस सेशन में हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर लौटते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में और अगले अधिवेशन जो कि आपका नवंबर 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी और आजादी के समय भी जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल जाती है तो इसके पश्चात जो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन दिसंबर 1948 ईस्वी में आयोजित किया गया था जयपुर में, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।